पुलिस दरवाजे पर है और कहती है तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। जी। उस वक्त तो दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? हमारे स्रोत के मुताबिक पहला और सबसे अहम सवाल पूछने का अधिकार यहीं से शुरू होता है। जी। मुझे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है? ये पूछना क्यों इतना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया की नींव है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो साफ कहते हैं कि पुलिस बिना वजह बताए किसी को हिरासत में नहीं ले सकती। वजह बताना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। अच्छा। अगर वो वजह नहीं बताते तो तकनीकी रूप से वो गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक तरह का अपहरण मानी जा सकती है। ये पहला कदम है जो ये तय करता है कि राज्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल कानून के दायरे में कर रहा है या फिर मनमाने ढंग से। अच्छा, मतलब ये कोई मेहरबानी नहीं बल्कि उनका फर्ज है। और मान लीजिए कि वो कोई गोलमोल जवाब देते हैं या जवाब ही नहीं देते हैं, तो इसका क्या असर होता है? तो उस गिरफ्तारी को अदालत में गैर कानूनी साबित किया जा सकता है। अगर गिरफ्तारी का आधार ही स्पष्ट ना हो तो आगे की पूरी कार्यवाही पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। जानकारी का अधिकार यहीं से शुरू होता है। किसी को पता तो होना चाहिए कि आरोप क्या है, तभी तो वो अपना बचाव तैयार कर पाएगा। ठीक है, तो उस 11 बजे रात वाले सीन पे वापस आते हैं। मुझे गिरफ्तारी की वजह बता दी गई। अब मुझे घर से ले जाया जा रहा है। मेरे घर वाले परेशान हैं, मैं खुद घबराई हुई हूँ। इस पॉइंट पर मेरा सबसे बड़ा सहारा क्या हो सकता है? मतलब अगला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ पर दो सबसे जरूरी लाइफलाइन आती हैं। पहली, आपका वकील। स्रोत के मुताबिक आप पुलिस से दृढ़ता से कह सकते हैं, मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। और कानून कहता है कि पुलिस आपको अपने वकील से सलाह मशवरा करने से रोक नहीं सकती। और ये अधिकार सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि पूछताछ के दौरान भी लागू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वकील का काम तो कोर्ट में शुरू होता है, तो थाने में पूछताछ के दौरान वकील की क्या भूमिका होती है? वकील उस वक्त एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। वो ये पक्का करते हैं कि आपसे कोई जबरदस्ती या दबाव में बयान न लिया जाए। वो कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं और ये देखते हैं कि पुलिस अपनी सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रही। अच्छा। उनकी मौजूदगी ही शक्ति के संतुलन को बदल देती है। वो आपको सलाह दे सकते हैं कि किस सवाल का जवाब देना है और कब चुप रहना है। और दूसरी लाइफलाइन? आपने 2 की बात की थी। दूसरी लाइफलाइन है आपका परिवार या दोस्त। अक्सर लोग ये नहीं जानते, लेकिन ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो गिरफ्तारी के बाद आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी दोस्त को तुरंत इसकी सूचना दें। तुरंत? जी, तुरंत। एक लेख जिसे हमने देखा उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक कानूनी जिम्मेदारी है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि कोई व्यक्ति सिस्टम में गायब न हो जाए। आपके लोगों को पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं और किस हालत में हैं। ये तो बहुत ही अहम बात है। मतलब पारदर्शिता बनाए रखना सिस्टम की जिम्मेदारी है। अब ये सारी बातें तो हवा में हो रही हैं। पुलिस वजह बता रही है, मैं वकील मांग रही हूँ। इस प्रक्रिया में कोई चीज लिखित में भी होती है ताकि मेरे पास कोई सबूत रहे कि ये सब हुआ है? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। पुलिस को एक दस्तावेज तैयार करना होता है जिसे अरेस्ट मेमो या गिरफ्तारी का ज्ञापन कहते हैं। अरेस्ट मेमो? जी। इसमें गिरफ्तारी की तारीख, सही समय, जगह और गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर का नाम और रैंक लिखा होता है। और इस मेमो का मुझे क्या फायदा? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी एक कॉपी पर गिरफ्तार व्यक्ति से दस्तखत करवाए जाते हैं और एक कॉपी उसे दी जाती है। ये आपके पास इस बात का पक्का सबूत होता है कि आपको किस समय हिरासत में लिया गया। अच्छा। यह दस्तावेज बाद में बहुत काम आता है, खासकर यह साबित करने के लिए कि आपको 24 घंटे से ज्यादा अवैध हिरासत में तो नहीं रखा गया। हमारे स्रोतों में एक बात और सामने आई। इस मेमो पर किसी एक गवाह के भी दस्तखत होने चाहिए। गवाह के भी? जी। यह गवाह परिवार का सदस्य या उस इलाके का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है। ये इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। अच्छा, तो ये अरेस्ट मेमो एक तरह की रसीद है। मतलब मेरे पास एक आधिकारिक सबूत होता है कि मुझे किस समय हिरासत में लिया गया। अब गिरफ्तारी के बाद अक्सर शारीरिक या मानसिक दबाव की बातें सामने आती हैं। क्या इससे बचने का भी कोई कानूनी रास्ता है? बिल्कुल, कानून इस बात को समझता है, इसीलिए मेडिकल जांच का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति की मेडिकल जांच करवाना अनिवार्य है। अनिवार्य है? जी, मैंडेटरी है। इसका मकसद बहुत साफ है, ये रिकॉर्ड करना कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के शरीर पर कोई चोट के निशान थे या नहीं। ये एक तरह से दोनों पक्षों की सुरक्षा है। ये गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में किसी भी तरह के शारीरिक हिंसा से बचाता है और साथ ही पुलिस को झूठे आरोपों से भी बचाता है। अब हम थाने पहुंच चुके हैं। आरोपी को जेल में रखना जरूरी नहीं है। तो ऐसे मामलों में पुलिस जमानत देने से मना नहीं कर सकती?
जमानत देना या ना देना पुलिस के हाथ में नहीं होता, खासकर जब मामला मजिस्ट्रेट के पास हो। जमानती अपराधों में जमानत एक अधिकार है। एक लेख के शब्दों में यही पुलिस की पावर खत्म होती है और अब फैसला सिर्फ कानून करता है। पुलिस का काम जांच करना और सबूत पेश करना है। किसी को सजा देना या उसे कैद में रखना, ये फैसला पूरी तरह से अदालत का होता है। इस पूरी बातचीत में एक बात बार बार सामने आ रही है, गिरफ्तारी और दोषी होने में फर्क। इस पर हमारा कानून क्या कहता है? हमारा पूरा न्यायतंत्र इसी एक सिद्धांत पर टिका है, जिसे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी निर्दोष होने की धारणा कहते हैं। इसका मतलब है, जब तक अदालत आपको दोषी करार नहीं देती, तब तक आपको बेगुनाह माना जाएगा। एक स्रोत के शब्द बहुत सटीक हैं। याद रखिए, अरेस्ट होना दोषी होना नहीं होता। गिरफ्तारी उस प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत है, उसका अंत नहीं। सही बात है। और मीडिया ट्रायल और सामाजिक दबाव के इस दौर में इस सिद्धांत को याद रखना और भी जरूरी हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो हमने गिरफ्तारी के वक्त एक आम नागरिक के अधिकारों की पूरी यात्रा को देखा, दरवाजे पर दस्तक से लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी तक। जी। वजह जानने का अधिकार, वकील और परिवार से संपर्क करने का हक, अरेस्ट मेमो और मेडिकल जांच जैसी कागजी सुरक्षा, चुप रहने का अधिकार। हाँ, चुप रहने का अधिकार और 24 घंटे की समय सीमा। इन सभी अधिकारों का सार एक ही है, शक्ति का संतुलन। ये पक्का करना कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो और किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना व्यवहार ना हो। हर अधिकार एक तरह की सुरक्षा दीवार है जो नागरिक को राज्य की असीमित शक्ति से बचाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की आजादी को सुरक्षित रखता है।